नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा शब्द शक्तियां। यानी आपके जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें शब्द शक्तियाँ दी हुई है। तो हम आज शब्द शक्तियों की परिभाषा और उनके जो प्रमुख भेद हैं उनकी परिभाषा और महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाला तत्व क्या कहलाता है। शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाला तत्व क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा शब्द शक्ति। और मित्रों, अब अगर चर्चा करें तो शब्दार्थ संबंध शब्द शक्ति, यानी शब्दार्थ है, संबंध है, शब्द शक्ति है। यह परिभाषा किस आचार्य ने दी। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य मम्मट ने। यानी शब्द एवं अर्थ के संबंध में विचार करने वाला जो तत्व है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ऐसी परिभाषा आचार्य मम्मट ने दी है। अगला प्रश्न, साहित्य शास्त्र में शब्द व्यापार का क्या अर्थ है। साहित्य शास्त्र में शब्द व्यापार का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा शब्द शक्ति। और मित्रों, अगर शब्द शक्ति की परिभाषा की बात करें तो शब्द में निहित अर्थ संपत्ति को प्रकट करने वाला जो तत्व है उसे शब्द व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न, शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी। यानी शब्द की ऐसी शक्ति जिसके माध्यम से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहा जाता है। यह परिभाषा किस आचार्य की है कि शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाला जो व्यापार होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भट्टनायक ने। अगला प्रश्न, वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ को किस नाम से जाना जाता है। मित्रों, शब्द शक्तियों में यानी 3 प्रकार के जो शब्द होते हैं और उन 3 प्रकार के शब्दों से ही शब्द शक्तियों का निर्माण हुआ है। तो वाचक शब्द से, वाचक शब्द का सीधा अर्थ है कि जैसा बोला जाए वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण किया जाए। यानी वक्ता द्वारा जैसा कहा गया है उसका वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण किया जाना वो वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द से निकलने वाले अर्थ को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा वाच्यार्थ। और मित्रों, यानी वाचक वक्ता द्वारा जो शब्द बोला गया है उसे वाच्यार्थ के अलावा सरलार्थ, मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ, प्रसिद्धार्थ और संकेतितार्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुख्यार्थ से भिन्न शब्द जो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी मुख्यार्थ से भिन्न शब्द जो लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लक्षक शब्द। यानी इससे सबसे पहले हमने वाचक शब्द पढ़ा, इसके बाद में लक्षक शब्द। जहाँ वाचक शब्द होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ लक्षक शब्द से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। यानी वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ, और वाच्यार्थ से जो शब्द शक्ति बनती है उसे अभिधा शब्द शक्ति, और लक्ष्यार्थ से जिस शब्द शक्ति का निर्माण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जिस शब्द के द्वारा मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से अलग व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजक शब्द। मित्रों, शब्द 3 प्रकार के हो गए, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। तो जहाँ पर जैसा बोला गया वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण करना वाचक शब्द, और वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों के लक्षणों या गुणों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षक, और उससे निकलने वाला जो अर्थ है उस लक्ष्यार्थ
और मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ इन दोनों से हटकर जब व्यंग्यार्थ का बोध होता है तो वहाँ कौन सा शब्द होता है? व्यंजक शब्द। और मित्रों, व्यंजक शब्द से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ या ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। शब्द शक्ति के भेदों के आधार पर 3 प्रकार के शब्द व 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए हैं। याद रखिएगा कि शब्द शक्ति के भेदों के आधार पर ही 3 प्रकार के शब्द माने गए और 3 प्रकार के ही अर्थ स्वीकार किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें वाचक शब्द की। और वाचक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ है, यानी वक्ता द्वारा बोला गया जो शब्द है उसका सीधा अर्थ जो ग्रहण किया जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द से निकलने वाले जो अर्थ है उसे वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, सरलार्थ, अभिधेयार्थ, प्रसिद्धार्थ और मुख्यार्थ आदि नामों से जाना जाता है। और जहाँ पर वाचक शब्द से जैसे वाच्यार्थ का बोध होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगर आपको ये इतना सा फॉर्मेट याद हो रहा है तो फिर शब्द शक्ति आपके लिए कठिन नहीं होगी। अगले शब्द की बात करें तो लक्षक शब्द, जहाँ पर मुख्यार्थ में यानी मुख्य वाच्यार्थ में या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर लक्षक शब्द का निर्माण यानी लक्ष्यार्थ का बोध होता है। लक्ष्यार्थ का जहाँ बोध होता है वहाँ लक्षक शब्द होता है। तो लक्षक शब्द से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है। और जहाँ लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और मित्रों, व्यंजक शब्द की बात करें तो जहाँ व्यंजक शब्द से निकलने वाला अर्थ है यानी व्यंजक शब्द से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर फिर व्यंग्यार्थ निकलता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। साहित्य शास्त्रियों द्वारा सर्वमान्य दृष्टि से शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? यानी साहित्य शास्त्रियों द्वारा सर्वमान्य दृष्टि से शब्द शक्ति के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भेद। और मित्रों, शब्द शक्ति के 3 भेद, सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति, इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति और इसके बाद व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ पर वाचक शब्द आ जाएगा, यहाँ लक्षक शब्द हो जाएगा, यहाँ व्यंजक शब्द हो जाएगा। और मित्रों, जहाँ वाच्यार्थ होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति, जहाँ लक्ष्यार्थ होता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति और जहाँ व्यंग्यार्थ होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जो शब्द शक्ति वाचक शब्द के द्वारा वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराए अथवा जिस शब्द शक्ति से साक्षात संकेतित यानी जैसा बोला गया वैसा का वैसा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है का बोध हो तो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अभिधा शब्द शक्ति। जैसे खेत में गधा चर रहा है, तो मित्रों यहाँ पर गधा जो शब्द है, खेत में गधा चर रहा है, तो यहाँ पर गधा का अर्थ हम एक 4 पैरों वाले जानवर से लेंगे। लेकिन अगर हम कह दें कि वह तो गधा है तो यहाँ पर गधा शब्द का अर्थ निकलेगा मूर्ख। तो पहले में तो मुख्य अर्थ ग्रहण किया गया यानी गधा का केवल एक पशु अर्थ ग्रहण किया गया, लेकिन दूसरे में वह गधा है, यहाँ पर मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई। फिर हमने लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया, वहाँ पर लक्ष्यार्थ निकला तो फिर वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अभिधा शब्द शक्ति के और क्या क्या नाम हैं? यानी अभिधा शब्द शक्ति के और नाम क्या क्या हैं? तो मित्रों, अभिधा शब्द शक्ति को प्रथम शब्द शक्ति या प्रथमा, इसे अग्रिमा या मुख्या शब्द शक्ति भी कहते हैं। अगला प्रश्न, मैदान में गधा चर रहा है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिधा शब्द शक्ति। यानी मैदान में गधा चर रहा है वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। और मित्रों, यहाँ वक्ता के वाच्य का मुख्य अर्थ का बोध हो रहा है, यानी वक्ता द्वारा जैसा बोला गया है वैसा अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है, क्योंकि गधा शब्द लंबे कान वाले पशु विशेष का बोध करा रहा है। अगला प्रश्न, जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों के वाच्यार्थ को बाधित कर या मुख्यार्थ को ग्रहण किया जाता है
यानी लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। यानी जब वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ अगर बाधित हो जाए और वहाँ पर लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाए तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा लक्षणा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, मोहन का मन पत्थर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। मोहन का मन पत्थर है तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा लक्षणा शब्द शक्ति। तो मित्रों, मोहन का मन पत्थर यानी मन पत्थर नहीं हो सकता, तो इसका मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न हो गई, इसलिए हम लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे कि मन पत्थर न होकर के पत्थर के जैसे कठोर है, यानी कठोर हृदय वाला, कि मोहन का जो हृदय है यानी मन है वो कठोर है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न, काव्य शास्त्र के आचार्य द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2 भेद, एक रूढ़ा लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। अगला प्रश्न, जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी या परंपरा को आधार बनाकर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। यानी जब किसी लोक व्यवहार की रूढ़ी यानी परंपरा को आधार बना करके अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ा लक्षणा। यानी मित्रों, लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद है, रूढ़ा लक्षणा और एक को कौन सी है, प्रयोजनवती। तो जहाँ किसी परंपरा को आधार मान करके अर्थ ग्रहण किया जाए तो वह रूढ़ा लक्षणा, और जहाँ पर किसी उद्देश्य से प्रभावित होकर अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। और मित्रों, जैसे बात करें कि भारत जाग उठा, तो मित्रों यहाँ पर भारत जाग उठा पंक्ति में रूढ़ा लक्षणा है, क्योंकि वाक्य में भारत से वक्ता का अभिप्राय भारत देश से न होकर भारतवासियों से है। यानी यहाँ पर भारत जाग उठा या भारत के यानी भारत देश के जागने से तात्पर्य न होकर के भारत में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनके जागरूक होने से हैं। तो यहाँ पर एक रूढ़ी को यानी एक परंपरा को आधार बना करके अर्थ ग्रहण किया गया है। और मित्रों, याद रखिएगा कि जहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पर लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होता है वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा होती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, यानी इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ा लक्षणा। यानी मित्रों, याद रखिएगा कि इंग्लैंड की 4 विकेट से पराजय, यानी इंग्लैंड एक जो निश्चित सीमा में बंधा हुआ देश है उसकी पराजय न होकर के इंग्लैंड की जो क्रिकेट की टीम है, यानी इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उस टीम की पराजय हुई है। और मित्रों, अब रूढ़ा लक्षणा के महत्वपूर्ण उदाहरणों की चर्चा करें तो बड़े हरिश्चंद्र बनते हो इस पंक्ति में रूढ़ा लक्षणा है, और कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, यानी कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है में भी रूढ़ा लक्षणा है। वहाँ लाठियाँ चल रही है, लाठियाँ चलने से तात्पर्य वहाँ पर लड़ाई हो रही है, और कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है अर्थात वहाँ पर इतनी भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ है कि वहाँ पर चारों तरफ रक्तपात हो रहा है, यानी रक्त ही रक्त बिछा हुआ है। आइए गांधी जी, यहाँ पर भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जहाँ वक्ता के विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोजनवती लक्षणा। और मित्रों, जैसे उदाहरण की बात करें तो आओ मेरे शेर, तो मित्रों यहाँ पर यानी सबसे पहले तो वक्ता द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उनका आश्रय यानी उनका जो अर्थ है वो किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। और जैसे आओ मेरे शेर, तो यहाँ पर शेर एक जंगली जानवर को न बुला करके यानी अपने किसी
बेटे को, जैसे मान लो किसी बेटे को या अपने किसी निजी व्यक्ति के लिए ये कहा गया है कि वो इतना बहादुर है कि शेर जैसे उसकी ताकतवर, शेर के समान वह निर्भीक है, निडर है। इस वजह से यहाँ पर उसके उद्देश्य से यानी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर के उसके विषय में ऐसा कहा गया है। और यह ताजमहल कब पूरा होगा, यानी यह ताजमहल कब पूरा होगा, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोजनवती लक्षणा। मित्रों याद रखिएगा कि मेरे मित्र का घर तो आकर देखो, क्या ताजमहल है, यानी सुंदर भवन। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, यह ताजमहल कब पूरा होगा, यानी लंबे समय तक अगर किसी भवन का कार्य किया जाता है और लंबे समय तक चलता रहे तो उसके लिए फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे ताजमहल बनाने में बहुत समय लगा था, तो उसकी तुलना और ताजमहल से करने पर यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा हुई है। और अगले उदाहरण की बात करें तो जैसे कमरा हंस रहा है, तो मित्रों कमरा कभी नहीं हंस सकता, यानी कमरे में बैठे हुए लोग हंस रहे हैं, तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। और सीता तो निरी गाय है, यहाँ पर सीता गाय न होकर के गाय के जैसे भोले भाले स्वभाव वाली है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ अपना अपना अर्थ बोध कराकर शांत हो जाए और जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे बात करें तो संध्या हो गई, यानी जैसे व्यंजना शब्द शक्ति, यानी सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि एक तो वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से हट करके, यानी लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ जब दोनों बाधित हो जाए और तीसरा ही अर्थ यानी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और संध्या हो गई, तो संध्या होने से अभिप्राय यानी एक समय से है, ये वाच्यार्थ, इसका वाच्यार्थ होगा सूर्यास्त के समय हो गया, यानी मुख्य अर्थ तो हो गया या वाच्यार्थ हो गया सूर्यास्त का समय हो गया। लेकिन मित्रों किंतु व्यंग्यार्थ रूप में अगर इसके अर्थ देखें तो वो अलग अलग अर्थ होंगे। जैसे जो पूजा पाठ करने वाला है तो वो सोचेगा संध्या वंदन करने का समय हो गया, और जैसे किसी ने दुकान खोल रखी हो, किसी के घर पे काम करने वाला वो है तो वो सोचेगा घर चलने का समय हो गया, और पढ़ने वाला ये सोचेगा कि अब अध्ययन करने का समय बंद हो गया। तो यानी संध्या हो गई में केवल वाच्यार्थ तो है, लेकिन इसका अन्यार्थ लोग अपने अपने काम के अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 भेद। पहली बात करें शाब्दिक व्यंजना, दूसरी है आर्थी व्यंजना। तो जहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द पर आधारित होता है वहाँ व्यंजना शाब्दिक व्यंजना, और जहाँ पर व्यंग्यार्थ अर्थ पर आधारित हो तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। और अब बात करें अगले प्रश्न की, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति। और मित्रों ये प्रश्न है ना, बार बार आरपीएससी द्वारा जो सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इस उदाहरण को अच्छे से याद रखिएगा कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को गठी ए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। पंक्ति में शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न, हम लखी है मधु चंद्रिका सुनी है कल धुनिकान रही है मेरे प्राण तन प्रीतम करो प्रयाण। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न, आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? यानी आतिश देखने तो सारा शहर ही उमड़ पड़ा। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। मित्रों याद रखिएगा कि लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 भेद है, रूढ़ा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा। और इसके अगर उपभेदों में बात करें तो एक तो उपादान लक्षणा, दूसरी है लक्षण लक्षणा। तो यदि लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है, और जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित न हो
और जो शब्द बोला जा रहा है उसका अभिधा वाला अर्थ सम्मिलित न होकर केवल उस शब्द का मात्र लक्षण ही सम्मिलित रहता है तो वहाँ पर लक्षण लक्षणा होती है। तो जैसे सारा शहर न होकर के शहर के लोगों से यहाँ तात्पर्य है। अगला प्रश्न, सिर पर क्यों खड़े हो पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? सिर पर क्यों खड़े हो पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ा लक्षणा। और मित्रों याद रखिएगा, जहां लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग होता है वहां पर रूढ़ा लक्षणा होती है। अगला प्रश्न, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तुमने तो मेरी आंखें खोल दी पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ा लक्षणा। अगला प्रश्न, उसका तो गंगा में घर है, उसका तो गंगा में घर है पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बी आंसर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।